ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं कौन सा, थायराइड ग्लैंड के बारे में। अच्छा, जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, उसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना कि जो आपके पास थायराइड ग्लैंड होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है पैराथायराइड, उसके अंदर होती है कि बाहर होती है? बाहर होती है बेटा, बाहर चिपकी होती है ना। अब बाहर तो दो सरफेस है, एक ये वाला, एक ये वाला, किधर? पीछे पीछे पीछे, और पीछे हमारा कौन सा सरफेस है? डॉर्सल है ना। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये लिख लेना। इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट कौन सा, थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो आपका साउंड बॉक्स है, यहाँ पे हाथ लगाओ, तो इस साउंड बॉक्स के बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। एंड मैं इसको क्या ऐसे लिखूँ तो प्रॉब्लम, और ये क्या है? ट्रेकिया हो गया, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज साउंड बॉक्स, और ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज ट्रेकिया। तो इस साउंड बॉक्स के इस तरफ ये प्रेजेंट होता है कौन सा? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की बताइए संख्या कितनी है? एक या दो? नहीं होती है, एक ही होती है। जैसे शिव जी का डमरू होता है, तो उसमें दो होते हैं कि एक ही होता है? एक ही होता है ना, उसमें दो लोब होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या होती है? इसकी संख्या बेटा एक ही होगी, पर ये आपको कैसा दिखाई देगा? बाई लोब्ड दिखाई देगा। अब बाइलोब्ड अगर है तो इसके बीच में आपको नहीं लग रहा है कि एक स्ट्रिप या पट्टी है जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है? और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस्थेमस। तो इस्थेमस हम बोल सकते हैं कि दोनों लोब के बीच में क्या बना रहा है? एक ब्रिज स्टैब्लिश कर रहा है ना। दोनों लोब आपस में एक इस्थेमस से जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी इस्थेमस और कहीं सुना है? कहाँ पे? वेरी नाइस, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ओ, फैलोपियन ट्यूब की अगर पार्ट पढ़े होंगे तो आपने एक तो पढ़ा होगा इनफंडिबुलम, दूसरा पढ़ा होता है एम्पुला, और तीसरा था स्थिमस। तो स्थिमस का मतलब ही क्या होता है? जो ओविडक्ट को यूट्रस के साथ जोड़ने वाला पार्ट, ओविडक्ट को यूट्रस के साथ जोड़ने वाला पार्ट भी अगेन कौन सा था? स्थिमस था, राइट। तो ये स्थिमस हो गया। अब एक काम करते हैं, थायराइड ग्लैंड का हम लोग लेते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, और अंदर से देखते हैं कि आपको कैसा दिखाई देगा। तो ये इसका हो जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन लेने पर ये आपको ब्लू कलर की सेल्स दिखाई दे रही है। क्या ये मैंने सेल सिंगल बनाई है कि पूरा सेल्स का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको? है? ये आपको सेल्स का क्या दिखाई दे रहा है? एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इनको हम बोलते क्या है? फॉलिकल्स। और इन फॉलिकल्स का काम क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करना। तो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोला जाएगा इनको फॉलिकल्स। और इन फॉलिकल्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है यहाँ से सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। अब याद कीजिए बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कहाँ पढ़ाया था? थायरॉक्सिन हार्मोन, अमाइनो एसिड, टायरोसिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से डिराइव्ड होता है? ये डिराइव्ड होता है कहाँ से? टायरोसिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है। लिखना बंद करे बेटा, सामने देख के। डेरिवेटिव्स होता है। टायरोसिन अमीनो एसिड का डायग्राम बनाओ। नहीं, मुझे याद है, देखो ये एसिड है और ये अमाइनो ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। फिर यहाँ पे CH2 होगा, ये आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, और फिर इसमें आप यहाँ पे जोड़ दो OH। ठीक है। अब कभी आप लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया है? तो ब्लड टेस्ट करवाने पर आप T3 और एक T4, दो तरह के थायरॉक्सिन होते हैं। क्या मतलब है दोनों में? थायरॉक्सिन हार्मोन के बेटा 2 टाइप होते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। क्या फ़र्क होता है दोनों में? T3 और एक होता है T4। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, तो इसके साथ मैंने कितने आयोडीन जोड़ दिए? 1 आयोडीन, 2 आयोडीन और 3 आयोडीन। अगर यहाँ पे 3 आयोडीन जुड़े हुए तो इसको बोला जाएगा ट्राई आयोडो, टायरोसिन नहीं बोलना है। ये मैंने बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन का एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया। इसमें टायरोसिन एक नहीं होता है, 2 होता है, और 2 टायरोसिन को हम बोलते हैं थायोनिन।
थायरोनिन बोलते हैं ना। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और अगर मान लीजिए इसके अंदर एक आयोडीन में और जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और थायरोनिन का मतलब क्या होता है, डबल टायरोसिन। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, ये मैंने थायरोक्सिन हार्मोन का एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है ताकि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कि ये बनता कैसे है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की नीड है, एक टायरोसिन अमाइनो एसिड की और दूसरा आयोडीन की। जरा ध्यान से देखो तो आयोडीन क्या हो गया, स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया किसका, थायरोक्सिन हार्मोन का स्ट्रक्चरल क्या हो गया, पार्ट हो गया, राइट। अच्छा, अब दो हार्मोन की नीड क्यों, एक कॉमन सेंस यूज़ कीजिए बेटा। थायरोक्सिन हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड से जब रिलीज होता है तो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होना चाहिए कि इनएक्टिव फॉर्म में, ऑफ कोर्स इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होना चाहिए। और जिन सेल्स को ज़रूरत होती है वो अपना थायरोक्सिन हार्मोन खुद एक्टिवेट करता है। कैसे, तो यहाँ पे इसका जो इनएक्टिव फॉर्म है वो कौन सा है, T4 जो फॉर्म होता है ये इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है, और T3 जो फॉर्म होता है ये इसका एक्टिव फॉर्म होता है, ये इसका एक्टिव फॉर्म हो गया। तो अगर मान लो कि आपके पास ये सेल है और ये सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना, और इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इस एंजाइम का काम होता है क्या कि T4 को ये कन्वर्ट करता है T3 के अंदर। तो बताओ इस दौरान इस एंजाइम ने क्या किया, टेट्रा आयोडो को कन्वर्ट किया ट्राई आयोडो में, मतलब एक आयोडीन डिलीट कर दिया। तो एक आयोडीन को डिलीट करने वाला एंजाइम डी आयोडीनेज, और ये डी आयोडीनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के पास या फिर टिश्यू के पास प्रेजेंट होता है ना। तो जिन सेल्स को या जिन टिश्यू को आयोडीन की नीड, आयोडीन नहीं, थायरोक्सिन हार्मोन की जो नीड होती है, तो वो नीड के अकॉर्डिंग खुद ही अपना क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को एक्टिवेट करता है, राइट। पर जब थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से तब वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होता है, दैट इज T4। तो अगली बार जब कभी भी आप ब्लड टेस्ट करवाएं या घर में किसी का भी अगर ब्लड टेस्ट कर होता है तो आप नोटिस करना कि उसमें T3 ज़्यादा होता है कि T4 ज़्यादा की होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नाउ आगे देखो आप। अब चलो एक केस स्टडी ऐसी देखी गई बेटा जिसमें ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल जो है वो नॉर्मल देखा गया, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, बट उसमें सारी थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी देखी गई। ये कैसे था, ब्लड टेस्ट किया गया तो थायरोक्सिन हार्मोन नॉर्मल था, ठीक है, बट उसमें थायरोक्सिन हार्मोन की सारी डेफिशिएंसी देखी गई, क्यों। कॉमन सेंस की बात है कि बेटा अगर ये एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन डीएनए से बनता है, जीन से, तो अगर मान लो ये जीन म्यूटेंट हो जाए तो क्या ये एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या ये इसको एक्टिवेट कर पाएगा। ब्लड टेस्ट करोगे तो उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बराबर मिलेगा, पर सिंस भी इसमें एक्टिवेशन हो नहीं पाएगा और वो सेल उस थायरोक्सिन हार्मोन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो उसमें डेफिशिएंसी देखी जाएगी, है ना। चलो, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया कि उसको डायरेक्टली फिर T3 यानी एक्टिवेटेड फॉर्म की इंजेक्शन दे दो, ठीक है। तो आप समझ आ गया कि यहाँ पे T3 और T4 का काम क्या है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब इसका फंक्शंस क्या होंगी, बताइए थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है। अच्छा, थायरोक्सिन हार्मोन की नीड किसको होती है बॉडी में बेटा, ईच एंड एवरी लिविंग सेल्स को नीड होती है थायरोक्सिन हार्मोन की। कोई भी ऐसी लिविंग सेल नहीं है बेटा जिसको थायरोक्सिन हार्मोन की नीड नहीं होती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो डायरेक्टर है वो कौन है, जो MD है वो कौन है, थायरोक्सिन हार्मोन। और मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन कितना बनना चाहिए, कितना टूटना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, कितना फैट बनेगा, कितना फैट टूटेगा, ये सब सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है, एंड वो भी कौन सी, बेसिक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल में होने वाली जो बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट होती है उनको रेगुलेट कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो बेसिक का ऑपोजिट क्या हो सकता है, इमरजेंसी। अभी आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन काम कर रहा है ना, तो इसका बेसिक रेस्टिंग कंडीशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इमरजेंसी। और इमरजेंसी में कौन काम करता है,
एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला काम करता है ना। तो इमरजेंसी होगी तो वो, बाकी अदरवाइज रेस्टिंग स्टेज में तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो हम लिखेंगे इसका पहला काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और बेसिक मेटाबॉलिक रेट मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कैटाबॉलिज्म एंड प्लस एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म में आप जानते हो कि चीज़ें बनती है और कैटाबॉलिज्म में कट होती है, मतलब डिग्रेड होती है ना। तो ये दोनों को रेगुलेट करता है, कैटाबॉलिज्म को भी एनाबॉलिज्म को ही। बट थोड़ी सी पार्शियलिटी होती है, आप समझने के लिए मान सकते हो 60-40 का। ये ज़्यादा किसको पसंद करता है, कैटाबॉलिज्म को ज़्यादा पसंद करता है। तो चीज़ें टूटेगी ज़्यादा पर एज़ कम्पेयर टू बनेगी कम, मतलब 60-40 का हिसाब मान लो इसको, है ना। तो अब चीज़ें जब ज़्यादा टूटेगी तो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन के बनने को प्रमोट करेगा कि टूटने को, दोनों प्रमोट करेगा, पर ज़्यादा प्रमोट किसको करेगा, टूटने को। तो अल्टीमेटली ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका एक और काम होता है क्या, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो सभी हमारी बॉडी की सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा, ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा ईजीली, तो रेस्पिरेशन की ग्लूकोज ज़्यादा बर्न होगा, जिसको आप रेस्पिरेशन बोलते हो, तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है, एनर्जेटिक रहती है ना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो सेल को ग्लूकोज भी इजीली अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि एटीपी का प्रोडक्शन क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहती है, एनर्जेटिक रहती है। इसका उल्टा सोचो कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो रेस्पिरेशन की रेट डाउन हो जाएगी, एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, तो उस पर्सन को बहुत ही थकान सी फील होती है। तो अगर आपके कभी साथ ऐसा होता है कि आपको बहुत थकान फील होती है, तो इसका मतलब आपके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम नहीं है बेटा, आप आलसी हैं पागल कहेंगे बेटा। वो तो थकान इतनी ज़्यादा सीवियर होगी कि आप हो सकता है कि शायद पलंग से उठ के और आपको डेली रूटीन का काम पूरा नहीं कर पाओगे। वो थकान अलग तरह से होती है ना, और आलस में फ़र्क होता है। तो ये रेस्पिरेशन हो गया। अच्छा, इसके अपोजिट आरबीसी के प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाता है। आरबीसी प्रोडक्शन को ये क्या करेगा, प्लस करेगा। तो क्या इसको हम लोग एंटी एनीमिक हार्मोन बोल सकते हैं कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। और इससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर डिस्टर्बेंस होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डिस्टर्बेंस हार्मोन की वजह से हो, वो कभी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या फिर खाने में डाइट की वजह से हो सकता है। बट दोनों चीज़ें एकदम ठीक है, बॉडी का वेट भी एकदम ठीक है। उसके बाद इसका रीज़न जो है हार्मोनल हो सकता है ना। अब हार्मोनल के अंदर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो कौन सा है, आप ये समझो कि थायरोक्सिन हार्मोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो जिन भी फीमेल के अंदर 2 महीने 3 महीने से ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चला जाता है ना, वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ होना चाहिए, पर 2 महीने 3 महीने से ऊपर चला गया, जैसे फीमेल कंप्लेन लेके डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर सबसे पहला टेस्ट करवाएगा थायराइड टेस्ट, है ना। थायराइड टेस्ट करवाएगा। कॉमन सेंस की बात है बेटा। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाता कौन है, ओवरी। ओवरी भी क्या है, सेल है, और सेल को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए है, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए कौन चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर वो नहीं होगी तो बेटा उन सेल का भी मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिस्टर्ब होगा, तो उसकी वजह से फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो इसका एक और काम हो जाएगा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, ठीक है। एंड तीसरा लास्ट एक पॉइंट और लिखा होगा कि इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है, और इसका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो आप रट लेना कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो बस ये हो गया, इसके काम कर दे, कितना आसान था। अब आप लोगों ने कभी थायराइड ओबेसिटी सुना है? अब एक कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। अगर किसी पर्सन के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, अब चीज़ों का कैटाबॉलिज्म कम होगा, एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, और स्पेशली फैट सबसे ज़्यादा बनेगा। एंड जितना ज़्यादा फैट बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा,
है, मोटापा आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फिर थायराइड की टैबलेट दी जाती है उनका ब्लड टेस्ट करके, है ना। चलो अब एक और हम बात करते हैं। यहाँ पे ये आपको फॉलिकल्स दिखाई दे रही है, 5 मिनट है, बैठ जाओ शांति से। ये फॉलिकल्स आपको दिखाई दे रही है। इन फॉलिकल्स के बीच बीच में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स दिखाई देती है, जिनको हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये वाली सेल्स कौन सी हो जाएगी? दिस इज पैरा फॉलिकुलर सेल। और एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। फॉलिकल्स के बीच बीच में जो टिश्यू होता है, इस टिश्यू को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। तो क्या इनको पैरा फॉलिकुलर सेल्स को क्या हम और स्ट्रोमल सेल्स बोल सकते हैं? स्ट्रोमल सेल्स, या फिर इनको हम लोग और बोला जाता है सी सेल्स। अब सी स्टैंड फॉर कैल्शियम, तो ज़रूर इसका काम कहीं ना कहीं कैल्शियम से रिलेटेड होगा। पीटीएच का उल्टा कर दो। पीटीएच का काम क्या था? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना कैसे? कि ये ब्लड में जो भी ज़्यादा कैल्शियम होगा उसको ले जाके बोन में डिपॉजिट करवा देगा, बोन में डिपॉजिट करवा देगा। तो अगर सोचिए यहाँ पे ये हार्मोन क्या रिलीज करता है? ये हार्मोन रिलीज करता है यहाँ पे क्या? सिक्रीशन ऑफ कैल्सीटोनिन। एंड ये कैल्सीटोनिन क्योंकि सिक्रीट हो रहा है कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से, तो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा थायरोकैल्सीटोनिन, है ना। और ये भी एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। ये भी क्या हो जाएगा? एक प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है। तो अगर सोचिए इस हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाए तो क्या होगा? कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका हार्मोन का अगर सिक्रीशन जो है बढ़ जाए तो कैल्शियम लेवल और कम नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम रेगुलेशन बाय द कैल्सीटोनिन। तो इसकी वजह से हम कोई डिजीज़ नहीं पड़ेंगे। तो इसके ओवर सिक्रीशन से और इसके लेस सिक्रीशन से कैल्शियम के लेवल पे बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये कैल्शियम के लेवल को ड्रिप तो कर रहा है, कम तो कर रहा है, बट हम लिखेंगे नो सिग्निफिकेंट रोल, नो सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। तो यानी मोरल ऑफ द स्टोरी हम बोलेंगे कि पहले हमने पढ़ा था पीटीएच, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? कैल्सीटोनिन। तो पीटीएच और कैल्सीटोनिन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। अगर वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है तो ये घटा रहा है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट वर्क करें। और ऑपोजिट वर्क करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। समझ आ गई? बस एक लास्ट पार्ट इसमें बचा है हमारी डिजीज़ के बारे में, है ना। बस 5 मिनट और फिर डिजीज़ ख़त्म कर लेते हैं इसमें। तो अब मैंने बोला है कि बेटा इसके ज़्यादा और कम सिक्रीशन से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर थायरॉक्सिन तो बेटा हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए इसका सिक्रीशन अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो बेटा डिजीज़ हो सकती है ना। तो सोचिए थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन अगर, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिजीज़ के बारे में। तो एक तो इसका सिक्रीशन अगर मान लीजिए लेस हो जाए या फिर इसका सिक्रीशन ओवर हो जाए। लेस सिक्रीशन में केस में क्या होता है? जैसे खाने में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गॉइटर आप लोगों ने बहुत कॉमन नहीं देखा है। मैंने बचपन के अंदर गॉइटर बहुत ही कॉमन देखा था। बचपन में दूरदर्शन के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आता था आयोडाइड नमक का। एक नॉर्मल नमक आता है, नॉर्मल सॉल्ट, एक आता था आयोडाइड सॉल्ट। तो उसमें बोला जाता था कि सभी लोग प्लीज़ आयोडाइड सॉल्ट खाइए, क्योंकि उस टाइम गॉइटर बहुत कॉमन था इंडिया के अंदर। एंड गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खूब सारा पैसा भी खर्च कर रही थी, ठीक है। और उसमें 2-3 रुपये का फ़र्क आता था, फिर भी लोग जो है वो सस्ता नमक खरीद के लाते थे और उनका गॉइटर ठीक भी नहीं होता था। वो एडवर्टाइजमेंट का कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया कि जितनी भी नमक बनाने वाली कंपनी होगी उन सबको कंपलसरी कर दिया क्या कि आपको नमक आयोडाइड करना ही होगा। तो आजकल मार्केट में जितने भी नमक आ रहे हैं, चाहे कोई भी नमक उठा लो, वो सभी नमक कैसे होते हैं? आयोडाइड होते हैं। सो दैट्स वाई आज के टाइम में आयोडीन की डेफिशिएंसी से किसी को गॉइटर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें पहला डिजीज़ कौन सा आ जाएगा?
इसमें पहला आ जाएगा सिंपल गॉइटर। और सिंपल गॉइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है क्या है? स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? है इसका ट्रीटमेंट क्या है? खाने में आयोडीन ऐड कर दो। एंड यू नो आयोडीन डेली आपको कितना चाहिए? आपके पास आल्पिन होती है नीडल होती है आल्पिन, उसके ऊपर आयोडीन रख दो, उसके टिप पे कितना आयोडीन है? बस उतना आयोडीन डेली चाहिए आपको। ऐसा मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था दूरदर्शन पे बचपन में। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आयोडाइड सॉल्ट इन डाइट। तो आज घर जाके नमक ज़्यादा खाना ना शुरू कर दे, है नहीं, फिर नमक के ज़्यादा होने से गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जितना चाहिए वो सफिशिएंट है उसमें आयोडीन। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल गॉइटर। हालांकि गॉइटर बहुत सारे तरह के होते हैं, आयोडीन की कमी से ये वाला गॉइटर होता है। अच्छा, दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं क्रिटिनिज्म। ये हम क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं क्रिटिनिज्म। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कुछ याद आया? क्या याद आया? जिसमें पैदा होने वाला बच्चा अपनी मम्मी को करता है क्रिटिसाइज। क्यों किया मम्मी तुमने ऐसा, जब तुमको खुद को है थायराइड की कमी थी। हाँ, इस केस में होता क्या है कि मदर अगर प्रेग्नेंट है और खुद उसको हाइपोथायराइडिज्म है, और उस केस में अगर वो हो जाए प्रेग्नेंट, तो बेटा मैंने बोला था बॉडी की ईच एंड एवरी सेल को क्या चाहिए? थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। आप सोचिए जो पैदा होने वाला जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, तो उस डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो अब थायरोक्सिन खुद मदर को नहीं मिल पा रहा तो बच्चे को कहाँ से मिलेगा? और उस केस में क्या होते हैं? स्पेशली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं न्यूरॉन, नर्व सेल, जिसकी वजह से ब्रेन पूरा डेवलप हो नहीं पाता है, मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू कम हो जाएगी, ग्रोथ प्रॉपर हो नहीं पाएगी। एंड जो कान होता है, कान के अंदर कॉक्लिया होता है, मतलब वहाँ पे भी न्यूरॉन्स होते हैं, और वो न्यूरॉन भी डेवलप नहीं होंगे, बच्चा पैदा होने वाला बहरा हो सकता है। और इसका सबसे अच्छा सिम्टम्स जो है पहचानने का, दैट इज़ पॉर्क्यूपाइन स्किन। स्किन के ऊपर आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा एक्सेस में मैल जमा हुआ है, ऐसा लगता है कि पैदा होने के बाद वो कभी नहाया ही नहीं है बिल्कुल एकदम खुरदरी रफ सी स्किन होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉर्क्यूपाइन स्किन। अब पॉर्क्यूपाइन ये नहीं कि उसके कांटे निकल आएंगे, हैं वो कांटे छोड़ेगा, ठीक है। तो पॉर्क्यूपाइन स्किन। तो इस तरह से पैदा होने वाला बच्चा अपनी मम्मी को क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है। तो इसलिए हम डिजीज़ को क्या बोलते हैं कि मम्मी क्यों। तो इसलिए अब जब कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर जैसे टेस्ट जाते हैं डॉक्टर के पास, सारे टेस्ट करवाते हैं, और उसमें थायराइड टेस्ट तो पक्का ही होता है। और पता चलता है कि अगर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको दवाई दी जाती है, टैबलेट दी जाती है ना। बाय द वे आपने शायद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा भी था, प्लेसेंटा एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो मदर की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा थायरोक्सिन सिक्रीट करने के लिए। सही बात भी है, जो मम्मी को तो चाहिए वो तो बना ही रहा है, पर जो ज़्यादा अमाउंट बनाना है एम्ब्रियो को अपने लिए, तो उसके लिए वो मदर की थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और उस प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम क्या था? HCG तो बेटा LH लाइक होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। HPL HPT ह्यूमन प्लेसेंटल थायरोट्रोपिन, है ना। चलो इधर आ जाओ। तो क्रिटिनिज्म में प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम यहाँ पे होता है प्रेग्नेंट मदर होती है, नहीं मदर को दिक्कत नहीं है, तो इसमें पैदा होने वाला जो एम्ब्रियो होगा चाइल्ड में दिक्कत होगी। तो चाइल्ड में बेचारे में एक तो IQ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट ग्रोथ होगी, रुकी हुई, है ना। एंड प्लस ये बच्चा बेचारा क्या हो सकता है? बहरा हो सकता है। एंड प्लस साथ इसमें जो स्किन जो होती है वो कैसी होगी? एबनॉर्मल स्किन होगी।
एबनॉर्मल स्किन होती है, और इसको हम बोलते हैं पोर्क्यूपाइन स्किन। पोर्क्यूपाइन स्किन, रफ खुरदरी स्किन थी, ठीक है। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं क्रेटिनिज्म। अब आप लोगों ने बूढ़े लोगों के अंदर जनरली आपने कभी नोटिस किया होगा कि ये जो जहाँ पे डार्क सर्कल होते हैं, ये वाला पार्ट जो है फूल के बाहर आ जाता है ना। इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, है ना। आपने कभी शब्द यूज़ किया इन्फ्लामेशन? देखो, बायोलॉजी में स्वेलिंग के लिए हम दो शब्द यूज़ करते हैं। एक शब्द यूज़ करते हैं इन्फ्लामेशन, और एक शब्द यूज़ करते हैं हम इडेमा। इन्फ्लामेशन तो होता है जब चोट लगती है और दर्द होता है, तो दर्द वाली अगर स्वेलिंग हो तो उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। बिना दर्द वाली अगर कोई स्वेलिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं इडेमा, है ना। तो यहाँ पे इडेमा मतलब क्या होता है? इडेमा मतलब स्वेलिंग, पर वो स्वेलिंग भी कहाँ पे? अंडर आई। या फिर आप इसको और पफी आई बोल सकते हो, पफी आई। और बाय द वे ये बेटा सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है मिक्सोडिमा, ठीक है। तो इसमें कमी की वजह से टोटल 3 ही डिजीज़ होती है यहाँ पे। अब पढ़ते ज़्यादा होने से क्या होगा, है ना। तो कुछ ये शायद आपने शायद ही नोटिस किया होगा कभी, बाकी गूगल कर लेना, इमेज देखना, तो ऐसा लगेगा कि कोई आदमी आपको बहुत है गंदे से ऐसे घूर रहा है क्योंकि उसका जो बेचारे का आई बॉल होता है वो आई बॉल बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो जाता है। अगर यहाँ पे सिक्रेशन बढ़ जाए, सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, देखो थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा थिन हो जाएगा। थोड़ा बढ़ने पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस पर्सन है कि थिन हो जाएगा, उसमें फैट का डिपोजिशन कम हो जाएगा, ठीक है। बट इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर, और ये ऑप्थेल्मिस्टिक क्या होता है? जिनके भी बेटा चश्मे लगे हुए हैं, चश्मों की दुकान के ऊपर क्या लिखा होता है? ऑप्टिक ना, हाँ। तो इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है आई, एंड ये मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब बाहर, एंड बाहर मतलब यहाँ पे बात हो रही है प्रोट्रूड आउट, बाहर निकल जाना, ठीक है। और गॉइटर, तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या करें हम? अच्छा, एक तो इसमें सिंपल सिम्टम्स ये भी होता है कि उसमें आई बॉल जो है प्रोट्रूड आउट, आई बॉल, आंखें बाहर, आई बॉल बाहर निकला हुआ होगा, एंड प्लस आंखों के नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस का डिपोजिशन हो जाएगा। ऐसा आपको लगेगा कि 5-7 दिन से उसने आंखें साफ़ ही नहीं की है, बट ऐसा नहीं हो, बेचारा दिन में 5-7 बार जो है वो साफ़ करता रहता है ना। एंड नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होगा इसमें? एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ म्यूकस इन आई, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है फिर? यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो गया? ज़्यादा बन गया, ब्लड टेस्ट करवाओ, जो भी नॉर्मल से ज़्यादा रेंज है उसको डिग्रेड करवा दो, नॉर्मल से जो भी ज़्यादा है उसको डिग्रेड करवा दो। तो उसको डिग्रेड करने वाला केमिकल क्या होता है? थायोयूरिया। क्या होता है? थायोयूरिया। एंड थायोयूरिया बेसिकली क्या करता है? डिग्रेडेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये नहीं कि उसको इतना ज़्यादा दे दो कि उसमें सारा का सारा थायरोक्सिन हार्मोन ही डिग्रेड हो जाए, फिर तो मर जाएगा बेचारा, है ना। मैंने बोला कि नॉर्मल रेंज से जो ज़्यादा हो जाए बस उसको डिग्रेड करवाना है, राइट। नाउ एक और, अच्छा ये ज़्यादा हुआ क्यों हुआ ये ज़्यादा? अच्छा, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए कौन सिग्नल देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है वहाँ पे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे बनना तो क्या चाहिए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं, वो ज़्यादा नहीं बन रहा है। एक एंटीबॉडी बनती है जो यहाँ पे TSH लाइक होती है, TSH लाइक एंटीबॉडी।
तो इसका मतलब वो तो थायराइड ग्लैंड को जाके कंटिन्यूसली सिग्नल देता ही रहेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करो, और उसकी वजह से क्या होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, ओवर सिक्रीशन हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है? ऑटो इम्यून डिजीज़, इम्यून सिस्टम, ऑटो मतलब सेल्फ के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, तो इसको बोला जाएगा ऑटो इम्यून डिजीज़। एक आपको मैंने कभी ऑटो इम्यून डिजीज़ और भी पढ़ाई थी, कुछ याद आ रहा है? हाशीमाटो डिजीज़ है ना, हाशीमाटो डिजीज़ इधर आएगी, दैट इज सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसमें एंटीबॉडी किसकी अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती है ना। मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। एक होता है हाशीमाटो डिजीज़, हाशीमाटो डिजीज़, इसको ऐसे याद रख लेना कि यहाँ पे थायराइड जो ग्लैंड होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एच शेप्ड होता है, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे स्पेलिंग भी क्या शुरू हो रही है ना, तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। और उस केस में क्या प्रॉब्लम होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, और वो भी किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड है ना। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, और इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हाँ, इस केस में देखो थायराइड ग्लैंड अगर डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, तो उसको एक्सटर्नली हम लोग थायराइड की टैबलेट देना शुरू कर देंगे, है ना। तो इस चीज़ को ना आप यहाँ पे लिख देना, 4th पॉइंट, ये चौथी डिजीज़ हो गई, ठीक है, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो मुबारक हो, थायराइड ग्लैंड हमारा कंप्लीट हो गया, लिखो इसको। ग्रेव डिजीज़ क्या होती है, बंद कर दो।